तो बेटा कल हम कर रहे थे S इक्वल टू आई अप्रोच। Equilibrium GDP is determined where planned saving is equal to planned investment. Planned saving, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जहां पे इक्वल होते हैं वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम जीडीपी डिटरमाइन होता है। एक्स पोस्ट या एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारा क्या है? प्लान, डिजायर्ड, इंटेंडेड, एक्सेंटी सेविंग्स एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो जहां पे ये दोनों इक्वल होते हैं वहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम सेट होता है। तो ये हमारी इनकम है 0, 20, 40, 60, 80, 100। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 30, 40, 50, 60, 70, 80। जब भी आप ये शेड्यूल बनाओगे आपको ध्यान रखना है कि इनकम में जो डिफरेंस है वो हमारा ज्यादा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड में हमारा जो डिफरेंस है वो कम होता है। हम इसके एक ऑब्जर्वेशन में हमने स्टडी भी किया था, द रेट एट विच कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस इज लेस देन द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस। जो इनकम है उसकी इंक्रीज होने की रेट ज्यादा है बजाय के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो इंक्रीज होने की रेट है। अब अगर हमें सी पता है तो हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 माइनस 30 माइनस का 30, 20 माइनस में 40 माइनस का 20, 40 माइनस 50 माइनस का 10, 60 माइनस 60, 0, 80 माइनस 70, 10 और 100 माइनस 80, 20। इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इस थ्योरी में यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। इनकम के चेंज होने का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। जो एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मींस व्हिच इज डिपेंड अपॉन इनकम। ये 1 मार्क में बेटा आपसे पूछा जा सकता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, ये कांस्टेंट क्यों होता है, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, या फिर जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें ये जो हमारा ये जीरो इनकम पे जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसको हम क्या बोलते हैं, या इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम जीडीपी का, तो जहां पे हमारी सेविंग्स इक्वल है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की, तो ये जो हमारा पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहां पे एएस इक्वल टू एडी या फिर हम कहें y इक्वल टू एडी, एस इक्वल टू आई, तो इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम जीडीपी। और अगर हमारा इक्वल है C इक्वल टू वाई, यहाँ पे तो क्या है y इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड हमारा कॉम्बिनेशन है C प्लस आई। लेकिन अगर ये y इक्वल है C के, y इक्वल टू C या फिर हम कहें कि S इक्वल टू 0, तो ये जो दो कंडीशन है इनको हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या जो प्लान्ड सेविंग्स है और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है आर इक्वल एट ईच लेवल ऑफ इनकम। तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं। जो प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स है दे आर नॉट इक्वल एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। हाँ, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल, क्या एक्सपोज्ड सेविंग एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, तो हम कहेंगे यस, प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इक्वल एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। जैसा कि हमें शेड्यूल में दिखाई भी दे रहा है कि जब इनकम 0 है तो भी दोनों इक्वल नहीं है, 20 है तो भी दोनों इक्वल नहीं है, 40 पे भी इक्वल नहीं है, जब इनकम 80 है तो हमारा प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल है।
लेकिन जो एक्सपोज्ड एक्चुअल जो सेविंग्स है और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, दे आर इक्वल एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। क्योंकि जो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है, इसमें तो हमारी सिर्फ प्लान्ड है, अनप्लान्ड इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो एक्चुअल सेविंग और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, दे इंक्लूड प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। कि जो एक्चुअल सेविंग है उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्लान्ड सेविंग और अनप्लान्ड सेविंग। ऐसे जो इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, उसमें हम इंक्लूड करते हैं प्लान्ड और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए जो एक्चुअल या एक्सपोज्ड सेविंग और एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट है वो तो इनकम के हर एक लेवल पे इक्वल होते हैं, लेकिन प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल पर इक्वल नहीं होते। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको प्रेजेंट करें तो ये यहाँ पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, कंपोनेंट है, कॉम्बिनेशन है C प्लस I का। और यहाँ पे हम C, I या S हम Y एक्सिस पे डिनोट करते हैं, शो करते हैं, और X एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम। तो इसमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वो 10-10-10 है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो हमारा एक कर्व बनेगा वो हमारा बनेगा कांस्टेंट, कि इनकम जब 0 है तो भी इन्वेस्टमेंट 10 है, इनकम हमारी 20 हो गई तो भी इन्वेस्टमेंट 10 है, इनकम 40 हो गई तो भी इन्वेस्टमेंट 10 है, 60 हो गई तो भी 10 है। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का हमारा जो कर्व बनेगा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का, वो बनेगा कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सेविंग्स जो हमारी है वो हमारी इनकम जब 0 है तो सेविंग्स हमारी नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो वैल्यूज हैं y एक्सिस पे पॉजिटिव वैल्यूज हम शो करते हैं, ये जो x एक्सिस है ओरिजिन पॉइंट इसके अबव, और अगर नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उनको हम शो करते हैं, ये x एक्सिस जो है ओरिजिन जो पॉइंट है इसके यहाँ पे बिलो, ये y एक्सिस पे। तो सेविंग कर्व को हम शुरू करते हैं नेगेटिव से, ये इन्वेस्टमेंट है तो 10, 20, 30, और ये कहाँ पे कट करेगा, जहां पे हमारी जो इनकम है वो है 80। तो ये हमारा है सेविंग का। तो जिस पॉइंट पे ध्यान से देखना है कि जहां पे सेविंग कर्व हमारा एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये जो पॉइंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये हमारा क्या है, ये जो पॉइंट है ये इसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। डायग्राम भी आपको क्वेश्चन पेपर में हो सकता है कि डायग्राम गिवन हो, उसमें भी आपसे सिचुएशन पूछी जा सकती है। तो जहां पे सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको तो हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और जहां पे सेविंग कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व को कट करेगा, ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब ये जो हमारा सेविंग कर्व है ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है। तो ये जो कंडीशन है यहाँ अगर हम देखें तो हमारी सेविंग्स आर ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इस सिचुएशन में जो S है वो हमारा कंपोनेंट है Y का, और I हमारा कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो हमारी ये कंडीशन बनेगी, यानी कि इस कंडीशन में जो प्लान्ड सप्लाई है, प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। तो प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक बच जाएगा क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, और उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन में कटौती करेगा, जिससे इनकम कम होगी, और इनकम कम होने से सेविंग्स कम हो जाएंगी और दोबारा इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें इस पॉइंट से पहले, तो यहाँ पे जो सेविंग्स है वो हमारी कम है, S इज लेस देन I। जो सेविंग्स है वो कम है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो ये जो हमारी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि S जो कंपोनेंट है वो है AS का, और I जो कंपोनेंट है वो है एग्रीगेट डिमांड का। तो ये हमारी सिचुएशन हुई, एग्रीगेट सप्लाई इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड, मींस जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है। अब कैसे इकोनॉमी में दोबारा इक्विलिब्रियम
इकोनॉमी रिस्टोर करेगी। कैसे इक्विलिब्रियम पे आएगी? क्योंकि सप्लाई कम है, एग्रीगेट सप्लाई और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको लॉस होगा अनफुलफिल्ड डिमांड का, इसीलिए वो अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होगी, और इनकम इंक्रीज होने से सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड। जो एमपीसी है या एमपीएस कभी जीरो नहीं हो सकते, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। इन दोनों की जो वैल्यू है, एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो सी फंक्शन है उसका भी स्लोप पॉजिटिव है, और जो एस हमारा फंक्शन है उसका भी जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इसीलिए जो हमारा एमपीएस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसमें नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। क्या हमारा जो इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट है वो शिफ्ट हो सकता है? तो हम कहेंगे यस। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं इनकम, ये हमारा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा y इक्वल टू एस 45 डिग्री का एंगल है, रेफरेंस लाइन भी हम इसको बोलते हैं, और ये हमारी है एग्रीगेट डिमांड C प्लस में I। अब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो क्या ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये शिफ्ट हो सकता है? हो सकता है अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो अगर इकोनॉमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो जाए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट है वो है C प्लस I, C प्लस I प्लस में चेंज इन I, तो इस सिचुएशन में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड। तो पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये इनकम, अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, AD इक्वल टू C प्लस I प्लस चेंज इन I। अब जो नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस से मिलाएं, तो इसको देखने से अगर ध्यान से हम देखें तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो इंक्रीज हुई है वो ये डिफरेंस है, और इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से इनकम में जो चेंज हुआ है वो ज्यादा है। जितना चेंज इन्वेस्टमेंट में हुआ है, इनकम में उससे चेंज ज्यादा है। इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इकोनॉमी में जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, इनकम उससे कई गुना ज्यादा इंक्रीज होती है, और वो डिपेंड करता है एमपीसी पे। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया अपवर्ड, और जो इनकम है वो पहले थी OM, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से इंक्रीज होके हो गई है ON, ये चेंज हुआ है। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड एक्शन। ऐसे ही अगर इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाए, ये तो हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, एग्रीगेट डिमांड के हमारे कंपोनेंट है C प्लस I, अगर इकोनॉमी से जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हो जाए,
माइनस का डेल्टा आई। तो इस सिचुएशन में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है ये हमारा यहाँ डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एडी सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई माइनस चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस कंडीशन में भी अगर हम देखें तो पहले हमारा जो इक्विलिब्रियम जीडीपी पॉइंट था ये था, लेकिन इन्वेस्टमेंट के फॉल हो जाने की वजह से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है। तो इसको अगर हम एक्स एक्सिस से मिलाएं तो ध्यान से अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट फॉल होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड में जो शिफ्ट हुआ है वो इतना है, लेकिन इनकम में जो चेंज हुआ है, इनकम जो डिक्रीज हुई है, जो फॉल हुई है, वो एग्रीगेट डिमांड से या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। इसको हम कहेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड एक्शन। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज हो जाने से इनकम इंक्रीज होती है लेकिन इन्वेस्टमेंट से कई गुना ज्यादा। वो डिपेंड करेगा एमपीसी पे। हो सकता है कि इक्वल भी चेंज हो या फिर ज्यादा चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एमपीसी पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू पे। ऐसे ही अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाए, कब हो जाए, तो उस सिचुएशन में भी जो इनकम है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है और जितनी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है इनकम उससे कई गुना ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो वो भी हमारा डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे, एमपीसी पे। और इन्वेस्टमेंट के फॉल हो जाने की वजह से जो हमारी इनकम कम होती है इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन। तो हमारा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए या फिर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हो जाए। और इसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि जितना इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज होता है इनकम में उससे कई गुना ज्यादा चेंज होता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं के से, जिसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या फिर आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। और इसको हम डिफाइन करते हैं के को डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये रेशो है चेंज ऑफ इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं के मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि के से हमें क्या पता चलता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से इनकम में कितना चेंज होगा। के मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि कैसे हमें क्या पता चल रहा है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी 100 है तो जो इनकम है वो 2 गुना, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, कितना गुना इंक्रीज होती है। तो के क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। या फिर इन सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर हमारा रेशो है डेल्टा वाई एंड डेल्टा आई का। अब जो के है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें चेंज इन वाई और चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, या अगर हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो के को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस में एमपीसी। और 1 माइनस एमपीसी हमारा इक्वल है एमपीएस के, क्योंकि हमें पता है एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। अगर हमें एमपीसी की वैल्यू पता है तो हम एमपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। एमपीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस में एमपीसी। और अगर हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो हम एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस में एमपीएस। तो यहाँ पे 1 माइनस एमपीसी, 1 माइनस एमपीसी मीन्स ये क्या है, एमपीएस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन में एमपीएस। तो अगर आपको एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस में एमपीसी।
लेकिन अगर हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1 में एमपीएस के। अब नेक्स्ट इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एमपीसी में पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे जैसे एमपीसी इंक्रीज होता है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और अगर आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीएस, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीएस में नेगेटिव रिलेशन है। जैसे जैसे एमपीएस की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है।